हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं बैटीज लॉ की। बैटीज लॉ क्या होता है उससे पहले मैं आपको जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में, जिसमें हमने मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम को डिस्कस किया। और मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ने आपसे क्या बोला, उसने ये बोला कि अगर कोई एक बीम है, उस बीम के एक पॉइंट पे आप लोड लगाओगे तो दूसरे पॉइंट पे आने वाला डिफ्लेक्शन, और दूसरे पॉइंट पे लोड लगाओगे तो पहले पॉइंट पे आने वाला डिफ्लेक्शन के एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होते हैं। ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अब जो रेसिप्रोकल थ्योरम है वो मैक्सवेल की तो है, वो सिंगल पॉइंट्स के हिसाब से। इसके अलावा रेसिप्रोकल थ्योरम में बैटीज लॉ की भी एक थ्योरम, ये भी रेसिप्रोकल का ही पार्ट है। लेकिन अब बैटीज लॉ आपसे क्या बोलता है? सो बेसिकली क्या है, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफर्ड बाय द ई बैटीज। तो ये भी इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो मैक्सवेल का था उसी का जनरलाइज्ड फॉर्म है। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर इफ एनी स्ट्रक्चर द मटेरियल ऑफ विच इज इलास्टिक, मटेरियल अगर इलास्टिक है और वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, एंड द सपोर्ट आर अनयील्डिंग एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी मटेरियल आपका इलास्टिक मटेरियल है जो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट, और इसके बाद में उसकी जो सपोर्ट्स हैं वो अनयील्डिंग है एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में ये बोल रहा है कि वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्स P1 P2 P3, वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ऑफ फोर्स P1 P2 P3, इनके थ्रू जो वर्क डन होगा ड्यू टू डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय द सिस्टम ऑफ फोर्स Q1 Q2 Q3 इज इक्वल। इसका मतलब कि जो दूसरे लोड हम Q1 Q2 Q3 लगाएंगे उनकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा, सबसे पहले वर्क डन क्या होगा, इसकी वजह से जो वर्क डन होगा, और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से, Q1 Q2 Q3, जो डिफ्लेक्शन आप इस पॉइंट पे मेजर करेंगे, P1 के नीचे मेजर करेंगे जो इसके वजह से आएगा, P2 के नीचे मेजर करेंगे जो Q2 की वजह से आएगा, और P3 के नीचे मेजर करेंगे जो Q3 की वजह से आएगा। वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब वो कैसे होता है और क्यों होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेगा, इस लॉ को प्रूव करने के लिए यहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस की बात चल रही है, सिस्टम ऑफ फोर्स की बात चल रही है, जबकि मैक्सवेल में सिर्फ दो पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, दो फोर्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस की बात कर रही है, ये एक दो तीन है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैटीज लॉ क्या है उसको समझने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड आप बीम ले लीजिए, ए बी, मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली। इस बीम पे क्या करिए, नंबर ऑफ फोर्सेस लगा दीजिए। मैंने सबसे पहले P1 लगा दिया, देन एक डिस्टेंस पे P2 लगा दिया, देन P3 लगा दिया, अगर P4 है आपकी तो P4 भी लगा दीजिए। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। P1 P2 P3 की लगा दिया। अब उसके बाद क्या करिए, इसके बाद इनके बीच में एक और फोर्स लगाइए Q1, इसके बीच में Q2, इन दोनों के बीच में, और Q3 इसके बीच में। बेसिकली ये एक ही स्पान के ऊपर लोडेड है, मैंने इनको समझाने के लिए अलग अलग बनाया। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो P1 है, P1 की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उसके नीचे आएगा, मतलब यहां आएगा, ये आएगा। जो P1 के नीचे डिफ्लेक्शन आएगा ये आएगा, P2 की डिफ्लेक्शन ये आ रहा है, P3 के लिए डिफ्लेक्शन ये आ रहा है, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन आया हुआ है ना, ये P1 की वजह से नहीं आया, ये आया Q1 की वजह से। लेकिन हम मेजर कहां कर रहे हैं, P1 के नीचे कर रहे हैं। जो P2 की वजह नीचे जो डिफ्लेक्शन हम मेजर कर रहे हैं वो किसकी वजह से आया, Q1 की वजह से, वो इसको हम यहां मेजर कर रहे हैं। और जो P3 के नीचे डिफ्लेक्शन आया वो किसकी वजह से आया है, Q3 की वजह से आया, बट मेजर हम किसके नीचे कर रहे हैं, P3 के नीचे मेजर कर रहे हैं। इसी तरीके से वाइस वर्सा, Q1 की वजह से जो डिफ्लेक्शन आया है वो इसके नीचे मेजर हो रहा है, और इसकी वजह से जो Y1 डिफ्लेक्शन आया है वो इसके नीचे मेजर हो रहा है, किसके नीचे, Q1 के नीचे। इसकी वजह से जो आया है वो इस Q2 के नीचे मेजर हो रहा है, और इसकी वजह से जो आया है वो Q3 के नीचे मेजर हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ए बी एक स्पान लीजिएगा, तीन लोड इस पे लगाइएगा, एक और स्पान लीजिएगा, तीन लोड इस पे लगाइएगा, नेमिंग अलग अलग कर दीजिएगा, इसको P1 P2 P3 बोल दीजिएगा, इसको Q1 Q2 Q3 बोलिएगा। अब P1 की वजह से आपने यहां पे डिफ्लेक्शन देखा जो इस लोड के लाइन ऑफ एप्लीकेशन पे होगा, फिर एक डिफ्लेक्शन आपने बीच में देखा जो Q2 की लाइन ऑफ एक्शन पे होगा, फिर एक डिफ्लेक्शन आपने यहां पे देखा जो Q3 के लाइन ऑफ एक्शन पे होगा। इसी का उल्टा एक डिफ्लेक्शन अपन ने ये Y1 देखा जो P1 के लाइन ऑफ एप्लीकेशन पे होगा, फिर P2 के पे होगा, और फिर P3 के पे होगा। और क्या बोलते हैं, सो लेट, अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो आपने डायग्राम बना लिया, आपको क्या करना है, लेट W इज एक्सटर्नल वर्क डन, WE जो है वो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन स्ट्रक्चर ड्यू टू P1 P2 P3, मतलब जो WE होगा यहाँ पे मैं वो किसकी वजह से वर्क डन मान रहा हूं, P1 P2 P3 की वजह से मान रहा हूं।
और डब्ल्यू ई डैश जो होगा वो एक्सटर्नल वर्क डन होगा किसकी वजह से, ड्यू टू द Q1 Q2 Q3 की वजह से। क्लियर है इतनी बात। जो वर्डन होगा डब्ल्यू ई वो किसकी वजह से होगा, वो होगा P1 P2 P3 की वजह से मानेंगे, और जो डब्ल्यू ई डैश वर्डन होगा उसको किसकी वजह से मानेंगे, Q2 Q2 Q3 की वजह से मानेंगे। और उसके बाद लेट डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल Y1 की बात कर रहा हूं, Y1 Y2 Y3 ये कैपिटल वाले, ये जो डिफ्लेक्शन है ये ड्यू टू किसकी वजह से आए हैं, अभी मैंने बताया था P1 की वजह से, P2 की वजह से और P3 की वजह से, ड्यू टू P1 P2 P3। लेकिन हम इसको मेजर कहां कर रहे हैं, इन दी लाइन ऑफ एक्शन किसके, Q1 Q2 Q3 के नीचे मेजर कर रहे हैं। इसी तरीके से Y1 Y2 Y3 ये वाले डिफ्लेक्शन, ये आए किसके वजह से, ये आए हैं Q1 Q2 Q3 की वजह से, लेकिन हम इनको मेजर कहां कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ P1 P2 P3 की वजह से। ठीक है, सबसे पहले ये मेंशन कर दिया। अब क्या करिएगा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, स्ट्रक्चर लोडेड। सबसे पहला पॉइंट हम मान रहे हैं फर्स्ट में, स्ट्रक्चर लोडेड, लोड किया है स्ट्रक्चर जिसपे कौन से लोड लगा रखे हैं आपने, P1 P2 P3 लोड लगा रखे। तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा, वर्क डन, वो मैंने वर्क डन क्या बोला, P1 P2 P3 की वजह से जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे, WE, मतलब वो क्या हो जाएगा, WE के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि नाउ ऑल्सो अप्लाई लोड Q1 Q2 Q3। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला सबसे पहले बीम लो, बीम पे सबसे पहले P1 P2 P3 लगा दो, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आया, वर्क डन देख लो, उस वर्क डन को मैं WE बोल रहा हूं, वो वर्क डन हो चुका है। अब उसी बीम के ऊपर मैंने बोला था ना कि ये बीम मैंने अलग अलग समझाने के लिए बनाया, बेसिकली एक ही बीम पे लगा। अब उसी बीम के ऊपर बीच में आप कैसे लगा देंगे कि यहाँ पे Q1 लगा दीजिए, यहाँ Q2 लगा दीजिए और यहाँ Q3 लगा दीजिए। तो मैंने ये लिखा, नाउ ऑल्सो अप्लाई अ लोड Q1 Q2 Q3, आपने इसको अप्लाई कर दिया। सो टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूं, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, सबसे पहले WE वर्क डन तो हो चुका था क्योंकि ये पहले लोड लगाए थे, तो WE तो हो गया। अब उसके बाद आपने Q1 Q2 Q3 लगाए तो उसके वजह से वर्क डन होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे अभी बताया था WE डैश बोलेंगे, इसके वजह से वर्क डन हो गया। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा P1 Y1 प्लस P2 Y2 प्लस P3 Y3। अब आप बोलोगे कि WE समझ में आया, P1 P2 P3 लगे थे उसकी वजह से वर्क डन हुआ, तो P1 P2 P3 की वजह से वर्क डन निकाल लिया, WE हो गया। फिर मैंने बोला इसी के नीचे Q1 लगा दिया, Q2 लगा दिया, Q3 लगा दिया, इसके बाद में उसके वजह से वर्क डन क्या हुआ, WE डैश हो गया। क्लियर। अब ये मैंने इसलिए ऐड किया कि जब मैं यहाँ पे Q1 लगाऊंगा तो जब ये Q लगेगा तो इसकी वजह से यहां एक डिफ्लेक्शन आएगा, वो डिफ्लेक्शन कितना है, Y1। तो फिर से आपको इसके लिए वर्क डन काउंट करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, P1 इंटू Y1, मैंने वही लिखा है। इसी तरीके से यहां पे Q2 जब लगेगा तो उसकी वजह से यहां डिफ्लेक्शन आएगा, वही रिफ्लेक्शन ही आ गया Y2। तो जब इसके साथ लूंगा तो क्या हो जाएगा, P2 इंटू Y2, तो मैंने P2 इंटू Y2 ले लिया, और फिर इसी तरीके से P3 इंटू Y3 ले लिया। अब आप ये बोलोगे कि सर वर्क डन तो हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन होता है, आपने तो यहाँ पे हाफ लिया ही नहीं। तो अगर आपको याद हो तो इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ी हुई है, उस थ्योरम में हमको बताया हुआ है, जब हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ते हैं और मैंने वर्क डन बताया था, तो वर्क डन के मैंने दो केस बताए थे आपको। एक केस में हाफ लेते हैं और एक केस में हाफ नहीं लेते, सीधा लोड इनटू डिफ्लेक्शन लेते हैं। उनका रीजन भी बताया था कि हाफ कब लेते हैं, हाफ लेते हैं कि जब हम लोड लगा रहे हैं और उसी लोड की वजह से उसी पॉइंट पे अगर मैं डिफ्लेक्शन देखूंगा तो वर्क डन होगा हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं लोड लगा रहा हूं इस पॉइंट पे बट डिफ्लेक्शन मैं इस दूसरे लोड के नीचे देख रहा हूं, तो इस लोड की वजह से जब वर्क डन देखूंगा इसके वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन किसी और लोड की वजह से आ रहा है और वर्क डन हम किसी और पॉइंट पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस लोड को इनटू डिफ्लेक्शन को बस देखते हैं, उसमें हाफ नहीं आता। इसके लिए आप मेरा पुराना लेक्चर देखिएगा, वर्क डन बाय द लोड, वो मैंने बताया हुआ है, उसमें ये डिफरेंस बताया। तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोड यहाँ Q1 लगा रहा हूं लेकिन मैं उसके नीचे डिफ्लेक्शन नहीं देख रहा। अगर मैं उसके नीचे देखता तो मैं हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन लेता, बट मैं जो डिफ्लेक्शन देख रहा हूं वो इसके नीचे देख रहा हूं, और लोड कौन सा लगा रहा हूं, Q1 लगा रहा हूं, और डिफ्लेक्शन यहां देख रहा हूं, इसलिए मैं सीधा इसको ले रहा हूं P1 इंटू Y1। इसी तरीके से Q2 लगाने के बाद P2 इंटू Y2 और Q3 लगाने के बाद P3 इंटू Y3 मैंने ले लिया। ठीक, जो P3 इंटू Y3 ले लिया तो ये हो गया, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1।
अब क्या करिएगा, अब सेकंड पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट में आप लोगों को क्या करना है, लेट फर्स्ट स्ट्रक्चर लोडेड बाय Q1 Q2 Q3। पहले आपने किसको लगाया था, P1 P2 P3 लगाएगा। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करिएगा, सबसे पहले Q1 Q2 Q3 लगाए, तो बीम लिया, उस पर Q1 Q2 Q3 लगाए, तो उसकी वजह से जो वर्डन होगा, वर्क डन, वो मैंने बताया था यहाँ पे डब्ल्यू ई डैश के बराबर होगा। अब क्या करिए, नाउ ऑल्सो अप्लाई a load P1 P2 P3। इसका मतलब पहले अपन ने बीम लिया, उस पर Q1 Q2 Q3 लगाए, वर्डन ये देख लिया। अब मैंने क्या किया, उसी बीम के ऊपर, वो लगे हुए हैं ऑलरेडी, Q1 Q2 Q3 लगे हैं, उसी के ऊपर P1 P2 P3 लगा दिया, ये लगे हुए थे, इसी के ऊपर P1 लगा दिया, P2 लगा दिया, P3 लगा दिया। तो टोटल वर्क डन जो अब होगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, पहले हुआ था डब्ल्यू ई डैश जो हुआ Q1 Q2 Q3 की वजह से, प्लस अब अपन ने P1 P2 P3 लगा दिया, तो इसकी वजह से जो होगा वो डब्ल्यू ई तो सीधा सीधा हो जाएगा, और प्लस अब मैंने बोला कि ये बाद में मैंने कौन से लगाए, P1, बाद में ये P1 लगाया, तो P1 की वजह से डिफ्लेक्शन जो Q1 के नीचे आया वो क्या आया, Y1, तो एक और वर्क डन होगा Q1 इंटू Y1, Q2 इंटू Y2 और Q3 इंटू Y3। इसका मतलब इसमें प्लस हो जाएगा Q1 इंटू Y1 प्लस Q2 Y2 प्लस Q3 Y3। वो सेम कंडीशन लगी जो मैंने यहाँ लगाई, बस मैंने उसको उल्टा कर दिया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, वो बंद है। अब क्या करिए, अब अपन को जो इसको प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग वो दोनों वाइस वर्सा कंडीशन ली है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो क्या होगा, पहली वाली बोल रही थी डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू ई डैश प्लस P1 Y1 प्लस P2 Y2 प्लस P3 Y3 इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू ई डैश प्लस डब्ल्यू ई प्लस Q1 Y1 प्लस Q2 Y2 प्लस Q3 Y3। इसमें से डब्ल्यू ई कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू आई से डब्ल्यू डैश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा P1 Y1 प्लस P2 Y2 प्लस P3 Y3 इक्वल Q1 Y1 प्लस Q2 Y2 प्लस Q3 Y3। यही बोलता है बैटीज लॉ। क्या क्या बोलता है कि जो P1 है इंटू Y1 क्या है, जो Q की वजह से डिफ्लेक्शन आया, तो P1 इंटू जो Q की वजह से डिफ्लेक्शन आया है, P1 इंटू Y1, P2 इंटू Y2, P3 इंटू Y3, ये इक्वल होंगे P1 की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा तो Q1 इंटू Y1, P2 की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा Y2 तो Q2 इंटू Y2 इक्वल Q3 इंटू Y3। ये बोलती है सिस्टम। तो बेसिकली ये भी एक रेसिप्रोकल थ्योरम का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे मैक्सवेल ने सिर्फ 2 पॉइंट को लेके डिफ्लेक्शन बताया था कि इसका लोड की वजह से इसका डिफ्लेक्शन, इसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन बराबर होता है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लोडिंग की बात होगी और उस बेसिस पे बात होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये उसी का ही रेफर्ड पॉइंट है जो कि बैटीज लॉ के नाम से जाना जाता है, और बैटीज लॉ आपका ये बोलता है। इसी चीज को हमें डिफाइन करना था जो हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी और